सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मशीनी अनुवाद व कार्यालय अनुवाद लेकर आपके साथ है। सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे। ये हम सबसे पहले भूमिका भूमिका में ये सारा पहरा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपने लिखना है। कंप्यूटर आने के बाद आदमी की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी क्षमता तो सीमित लगती है, परंतु संभावनाएं असीम हैं। टंकन का कार्य आज आदमी बोल करके करता है। जैसा आपने देखा होगा गूगल पर कि गूगल पे बोलने से सब मिलता है। आपने ऐड देखी होगी, तो ये आपने खुद भी करके देखा होगा कि हम कुछ भी टाइप नहीं करते हैं, उसके अलावा बोल करके बोल देते हैं और हमारा वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। यह सच है कि वैज्ञानिक नियम कंप्यूटर में डाल करके शब्दावली के नियमानुसार ही अनुवाद स्वतः। देखिए, मशीन अपने आप में कुछ नहीं है। मशीन में मनुष्य कार्य करते हैं। उसमें पहले कोई किसी भी भाषा का अगर अनुवाद करना है तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के शब्दकोश हमने उसमें डालने होंगे। उसकी प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाने होंगे और वो सॉफ्टवेयर ही जल्दी कार्य करने के लिए, बहुत ही स्पीडली कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयरों की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य यानी दिमाग इसमें नहीं है। वो उसमें कुछ भी जो डालोगे वैसा ही आउटपुट निकल जाएगा। वैज्ञानिक नियम इसमें काम करते हैं, शब्दावली इसमें काम करती है और वो जल्दी से प्रोग्रामिंग करके एकदम से डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। जो जैसे जैसे आपने प्रोग्रामिंग की है वैसे की वैसी सामग्री वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। यह स्वचालित कंप्यूटर रूपांतरण करता है। यहाँ मनुष्य डाटा भरने का कार्य करता है, बाकी यह प्रक्रिया स्वतः होने लगती है और इसके द्वारा किया जाने वाले अनुवाद को ही मशीनी अनुवाद कहते हैं। मशीनी अनुवाद में अभी बहुत कार्य होने की संभावनाएं हैं। अभी जो अनुवाद हो रहे हैं उसमें कुछ न कुछ भाषिक सांस्कृतिक भाषिक त्रुटियां पाई जाती हैं, लेकिन आगे आगे हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं मशीनी अनुवाद होता कैसे, इसके कितने सोपान होते हैं। तो इसके 3 मुख्य सोपान होते हैं मशीनी अनुवाद के, और ये मानव नियंत्रित मशीन है। 3 मुख्य सोपानों की बात होती है। सबसे पहले पाठ का विश्लेषण किया जाता है, फिर इसकी अंतर प्रक्रिया चलती है, यानी ये प्रोसेस होती है, और फिर प्रजनन यानी जो स्रोत भाषा में हम बदलना चाहते हैं वो जनरेट हो जाती है। इस प्रकार मशीनी अनुवाद का पाठ इसमें पहले फीड करना होता है, चाहे वो स्कैन करके हम उसमें फीड करें, चाहे बोल करके टाइप करके कैसे भी हम डालें। इसके बाद ये प्रक्रिया को इकाइयों में विभक्त करता है और जैसा इसमें शब्दकोश डाला गया है लक्ष्य भाषा के बराबर उत्पन्न करने का पाठ निर्माण करता है और लास्ट में यह आउटपुट हमें दे देता है। यह काम पहले फ्रेंच, जर्मनी, रूसी आदि भाषाओं में हुआ था। मशीनी अनुवाद के सोपान इस प्रकार से हैं, यानी इसको आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। सबसे पहले स्रोत भाषा, फिर उसी में ऐसे आप डायग्राम करके स्रोत भाषा, फिर उसके बाद स्रोत भाषा का विश्लेषण, ऐसे करके नीचे आप एरो लगा के लक्ष्य भाषा का पाठ का प्रजनन या संश्लेषण और यानी इकट्ठा करता है, वो शब्दों में तोड़ता है, शब्दों के बाद वाक्यों में, और वाक्य के बाद फिर एक अनुच्छेद या परिच्छेद बनाता है, फिर वो लक्ष्य भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारी प्रक्रिया है, सोपान है इसके। भारत में अब मशीनी अनुवाद पॉइंट यहाँ आप बना सकते हो। भारत में मशीनी अनुवाद की कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या संभावनाएं आगे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत में मशीनी अनुवाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ये है IIT कानपुर, इसमें अक्षरा भारती नाम से ये कार्य शुरू हुआ। भारतीय भाषाओं में परसर को कहते हैं पद व्याख्या, और प्रजनन को जरनेटर कहते हैं हम। विभिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद करने का प्रयास हुआ। पाणिनि के कारण परसर का विकास हुआ और इस प्रकार की भारतीय भाषाओं में परस्पर मशीनी अनुवाद के संदर्भ में सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1995 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सहयोग से तेलुगु का हिंदी में, कन्नड़ का हिंदी में, और पंजाबी का हिंदी में, और बांग्ला हिंदी, मराठी हिंदी में विकास हुआ। यह अनुस्मारक ये
लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे तैयार किए गए हैं। भारत में अनुवाद के बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र है। सक्रिय राजभाषा की जरूरत महसूस की जाती है। मशीनी अनुवाद का विकास सी डैक पुणे में चल रहा है। कार्यालयीय कामकाज के लिए विशेष ध्यान में रखकर मंत्रा देखिए इसकी फुल फॉर्म एक मंत्रा मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन इसी प्रकार आगल भारती के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर में सी डैक पुणे व अन्य प्रौद्योगिकी संस्थान तेजी से कार्य उनमें चला हुआ है। इनमें UNL यानी यूनिवर्सल नेटवर्क लैंग्वेज यानी पूरी भारत नहीं पूरे यूनिवर्स की लैंग्वेज को जोड़ने के कार्य में जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं वो जुटे हुए हैं। हिंदी में UNL में परिवर्तन के लिए और UNI से हिंदी में परिवर्तन करने के लिए अभी सॉफ्टवेयरों का निर्माण हो रहे हैं। जापान इस क्षेत्र में सबसे आगे चल रहा है। वो मौखिक अनुवाद कि बोल करके भी अनुवाद किया जा सके इस फील्ड में कार्य वो कर रहा है, आगे कदम बढ़ा रहा है और इसमें उन्होंने 7 भाषाओं में अभी तक सफलता प्राप्त की है। जैसे जापानी से हिंदी, अंग्रेजी, चीनी आदि 7 भाषाएं बोलते बोलते अनुवाद की पद्धति में पर्यटन के क्षेत्र में ये विकसित हो रही है। फिलहाल इसका पर्यटन के कार्य क्षेत्र में ही प्रयोग हो रहा है। आगे इसकी संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। वाक अभिज्ञान यानी जैसे हम बोल करके टाइप कर रहे हैं तो ऐसे ही वो अनुवाद भी कर देता है। इसका कार्य सीडॉक पुणे में चल रहा है। उच्चारित पाठ को मशीन लेकर टाइप कर लेती है और हिंदी में 80 से 85% इसमें सफलता प्राप्त हो चुकी है और यह सॉफ्टवेयर बाजार में उतरने के प्रयास में उतारू है और कंप्यूटर टाइपिंग में इस सफलता के बाद यूनिकोड की तरह फ़ॉन्ट खोलने की समस्या के ऊपर भी कार्य चल रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के आगमन से अनुवाद के क्षेत्र में काफ़ी गति की संभावनाएं हैं और उसमें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ ललित साहित्य को भी अगली पीढ़ी जो है अनुसंधान करने को उतारू है। बहुत सारी संभावनाएं इसमें है। सांस्कृतिक जटिल पाठ की समस्या सुलझाने की भी संभावनाएं हैं। पहले लगा है कि हम बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं लेकिन अब हमने विश्व में सॉफ्टवेयर बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम आधुनिकतम प्रणालियों के जरिए अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। समाधान और सुविधा प्रदान तो अनुसंधान के कार्य कर ही रहे हैं। मशीनी अनुवाद में टेक्नोलॉजी में नित्य नए आविष्कार करने में जुटे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब विश्व में भारतीय मशीनी अनुवाद की धाक जम सकेगी। वैश्वीकरण के इस दौर में मशीन कार्य हमें सागर लांघने में मदद करेगा और अब सागर यात्रा से माल ही जाता है। बुद्धि और चेतना की यात्रा तो कंप्यूटर, इंटरनेट और ट्विटर पर हो रही है। यानी सागर लांघने का कार्य सिर्फ माल कर रहा है। अतः व्यावसायिक वैश्वीकरण में बढ़कर मानव के सांस्कृतिक और चेतना के स्तर पर सौहार्दपूर्ण बुद्धिमत्ता भाव उत्पन्न मेल जोल संभव और मशीनी अनुवाद इसमें दिन प्रतिदिन ही इजाफा कर रहा है। आइए कार्यालय अनुवाद की बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया। साथ साथ 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में राजभाषा इसे स्वीकार कर लिया गया। तब से सब स्वीकार तो कर लिया गया लेकिन अंग्रेजी में भी कामकाजी भाषा के रूप में कार्य चल रहा है। हिंदी कामकाज का किसी को भी कोई अनुभव नहीं था, अंग्रेजी ही चलती रही। पर हिंदी को अंग्रेजी का सहारा देकर कार्यालय जो कामकाज की भाषा बनाने का प्रयास अभी चल रहा है, अनुवाद पर बल दिया गया है। एक और अनुवाद प्रशिक्षण चला, दूसरी ओर शब्दकोश आयोग, दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य भारत में चल रहे हैं। इन दोनों के सहयोग, तालमेल और उद्यम से देश भर की अनुदित सामग्री और प्रशिक्षित अनुवादकों का प्रयोग होने लगा है। हिंदी भाषी प्रदेशों में यह कार्य पूरे एक आंदोलन के रूप में लिया जा रहा है। तब जाकर स्थिति थोड़ी सुधरी है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में तमिलनाडु में कार्यालय हिंदी को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में तो संविधान तक का हवाला देकर बचा जा रहा है।
यहाँ स्मरण रखना होगा कि भाषागत यह संशोधन कार्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, संघ के मंत्रालयों जैसे रेलवे, रक्षा, वित्तीय संस्थान, आयोग, विभाग इत्यादि में सर्वत्र अपेक्षित है। इसके अलावा न्यायपालिका, संसद, हर प्रकार के प्रशासनिक, विधिक यानी कानूनी और अन्य सरकारी कामकाजों के लिए हिंदी में कार्य जरूरी हो गया है। अतः इसे लागू करने के लिए अधिक से अधिक अनुवाद किया जाने लगा है। पिछले दिनों संसदीय राजभाषा समिति के सहयोग से डॉक्टर प्रसन्न पाठशानी ने कहा है कि हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी और राज्यों में राजभाषा दोनों ही प्रगति और उपयोग जरूरी हैं। पिछली आधी सदी में 12 लाख शब्दों का अनुवाद बड़ी उपलब्धि है। सरकारी स्तर पर अनुवाद कर हर क्षेत्र में द्विभाषी स्थिति संभव हो गई है। सरकारी कार्यालयों में तकनीकी व गैर तकनीकी दोनों प्रकार का अनुवाद होता है। कुछ तकनीकी काम अधिक होता है जैसे रक्षा, पेट्रोलियम, रसायन, कृषि, विधि, ऊर्जा। तो दो प्रकार के हमारे कार्यालय हैं जिसमें प्रशासनिक कार्य ज़्यादा होता है। प्रशासनिक कार्य में जिसमें ज़्यादातर फाइलें, प्रशासन संबंधी कागज होते हैं। इसमें अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे को प्रस्तुत पत्र भेजते रहते हैं। बिना पत्रों के सरकारी कार्यालयों में, जैसा मैं बताती रहती हूँ आपको, कोई भी कार्य नहीं होता है। इसमें मुख्यतः पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, पृष्ठांकन, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, संकल्प, आदेश, कार्य आदेश, अंतर्विभागीय टिप्पणियां, तार भेजना, निवेदिता, करार, विज्ञापन आती है। प्रशासनिक भाषा में पर्याप्त नहीं होते हैं। प्रत्येक शब्द विशेष प्रयोजन होता है जैसे कि ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन तीनों भिन्न भाव रखते हैं। इनके अनुवाद आदेश इस प्रकार से, जैसे आदेश किसी अधिकारी द्वारा अपने अंडर आने वाले लोगों को दिया जाता है। आदेश व निर्देश औपचारिक स्थिति में कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। फिर मार्गदर्शन, काम पूरा कराने के लिए दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं उन्हें हम मार्गदर्शन कहते हैं। जैसे सैंक्शन, अप्रूवल और परमिशन। 3 भिन्न आशय हैं क्रमशः मंजूरी, अनुमोदन और अनुमति। अनुवाद मंजूरी लेना, जैसे कोई भी कार्य जो चलता है सबसे पहले मंजूरी लेनी होती है। अप्रूवल और अनुमति, परमिशन। अनुवाद में प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म अंतर अनुवाद परिलक्षित हो रहा है उसी प्रकार जैसे टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, रिमूवल, इतने छोटे छोटे जो सूक्ष्मता है उसके बारे में भी कार्य जैसे बर्खास्त करना, निकासन, समाप्ति, सेवा मुक्ति इत्यादि देख रही हैं। इन चारों में एक दूसरे में अदल बदल नहीं सकते, सबका एक विशेष अर्थ है। अंग्रेजी शब्दों के अनुवाद संदर्भ ले लिए गए हैं, बिना उल्ट फेर हो जाता है। मंत्रालय के भाग में सेक्शन कहते हैं जिसे अनुभाग लिखते हैं, जबकि रेलवे में सेक्शन शब्द का प्रयोग जो है डिवीजन के लिए, एक प्रभार के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। अनुवाद में, विशेषकर कार्यालय अनुवाद में 3-4 बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। सबसे प्रमुख यह है कि सृजनात्मक साहित्य भिन्न होता है। यह भावना प्रधान नहीं होता है, यह औपचारिक होता है और व्यक्ति की अभिरुचि, अभियोग, अनुयोग का कोई स्थान नहीं होता। अनुवाद की दृष्टि से यह जरूरी होता है। तीसरा है, बकरी के बच्चे को कलोन बनाकर हम दूसरे पदार्थ से बकरी का बच्चा पैदा करते हैं। इसका मतलब है बकरी के सारे गुण उसमें होते हैं। कार्यालय जो सामग्री होती है उसमें अनुवाद वही पूर्णता होती है जो स्वतंत्रता नहीं मिलती, और गुण विभाग के सब मूल आधार उसके अंदर होते हैं। कार्यालय हिंदी में अंग्रेजी रूपों का हिंदी अनुवाद करते समय हिंदी की संस्कृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ समझाया गया है कि यू को हम आप कहते हैं, वैसे कार्यालय में तुम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ही को हम वे कहते हैं, यानी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है।
भावुकता रहित भाषा होती है। अनुवाद में इसका ध्यान रखना होता है। अपने तथा आत्मीय भाव भाव को या भाषा को निरपेक्ष जो है निष्पक्ष भाषा में अनुवाद होना जरूरी होता है। कार्यालय में प्रशासनिक कामकाज होता है, इसलिए भारतीय सरकार के तकनीकी तथा वैज्ञानिक आयोग ने निश्चित शब्दावली प्रस्तुत की है। उसमें बहुत सारी बाधाएं आती रही हैं, लेकिन इस पर अनुवाद कार्य सारे देश में एक स्तर पर होगा। संप्रेषण में कोई संदेश या भिन्नता नहीं होगी। आज देश भर में गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालयीन अनुवाद सीखने की व्यापक व्यवस्था हो चुकी है। देश भर के विश्वविद्यालय कॉलेजों में विभाग खुले हुए हैं। हिंदी विभाग के अंतर्गत कार्यालय हिंदी पढ़ाने की सुविधा है। पत्राचार पाठ्यक्रम है। इस प्रकार कार्यालय जो हिंदी है उसका अनुवाद आज समस्या प्रदान नहीं रहा है। अब तो बस मानसिकता की कमी रही है। सरकारी प्रोत्साहन भी भरपूर मात्रा में हमें मिल रहा है। वैश्वीकरण के दौर में हमें हिंदी को वैश्विक स्वरूप की चिंता करते समय इस आंतरिक दुर्बलता को शीघ्र ही दूर कर लेना होगा। बहुत देर करने पर हम विश्व में पीछे पिछड़ सकते हैं। बहुत सारे देश जो हैं हमें हमारे से आगे निकल जाएंगे, तो हम एक किनारे पर हो जाएंगे, अन्य लोगों की जेब में चले जाएंगे। तो कार्यालय हिंदी, कामकाजी हिंदी हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश की जो आज बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, चाहे यह कार्यालयीन अनुवाद को कृत्रिम सेतु कही, पर हम इससे हमारी बहुत बड़ी संवैधानिक ज़रूरत मानेंगे हम इसको। भाषाई असमंजस की घड़ी में हम कामकाज को आगे बढ़ाने में पूरी मदद जो है सरकार हमारी कर रही है। इन 50 वर्षों में हम हाथ से और 60 कलम से लेखन कार्य करने के दौरान स्पीच रीडर तक के दौर तक हम पहुंच चुके हैं। कार्यालयों में तेजी से बदलते दौर में काफ़ी कुछ तनाव झेलना पड़ा है। आज़ादी के बाद हिंदी का कोई कार्यालय ताना बाना न होने के कारण नया रास्ता निर्माण करना पड़ा, जिसमें फिर आधार भूमि हमेशा परिवर्तित होती रही। उसमें पुनः संशोधन होते रहे, संशोधित करते रहे। इस प्रकार बदलाव के बदलते कार्यालयों की क्षमता पर प्रभाव न पड़े। और कभी कभी झुंझलाहट होती है कि क्या स्टील मिल बंद कर राजभाषा का प्रशिक्षण किया जाए। फिर धीरज से काम लेकर हम अंग्रेजी से हिंदी की पिटारी आने का काम आगे बढ़ने लगा है। कुछ लोग समझते हैं कि आज यह अनुवाद ढीला है, पर हमारी गणतांत्रिक परंपरा हिंदी के समावेशी प्रकृति और लाठी से नहीं प्रेम से नियम के बल पर हम अनुवाद कार्य देश की एकता और संहिता दृढ़ता के साथ हम चलाते जा रहे हैं। आगे पारिभाषिक शब्दावली और भावानुवाद है, वो अगले किसी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कार्यालय हिंदी का आज का स्वरूप आपको समझ आ गया होगा। इसमें अपार संभावनाएं अर्जित हैं। कार्यालयों में कैसी हिंदी प्रयुक्त की जाती है आपको पता है। कॉलेज में जितने भी लेटर आते हैं, सारे के सारे जो पत्र हैं, पत्रांक उन पे लगे होते हैं, जो विज्ञापन दिए जाते हैं, जो निविदता दी जाती हैं, वो सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इनका अनुवाद की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस पर कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और आगे आने वाले 10-20 सालों तक इसमें जोर शोर से कार्य होता ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। बने रहिए। धन्यवाद।